गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। अब तो स्टार्ट कर सकते हैं सर, केवल सुबह से ज्वाइन कर रहे हैं आयुष। आज तो स्टार्ट करता हूँ। यस सर, यस सर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, इसका प्रॉब्लम करेंगे आज। तो प्रॉब्लम भारवा सर का चीज आपका प्रॉब्लम। अच्छा, तो पहले ये प्रॉब्लम नंबर 3। हाँ, इसमें क्या कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 यस सर। सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर। प्रेशर दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है। तो पूछा है कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसमें है। ठीक है ना। आइडियल गैस बोल दिया। तो हम लोग का पास फॉर्मूला है जो पी वी इक्वल टू एन आर टी, उसी से हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो जो प्रेशर दिया है इसको एसआई में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना। तो पी दिया है, प्रेशर दिया है 10⁻⁵ मिलीमीटर ऑफ मार्कर। तो इसको हम मिलीमीटर से इसको मीटर में जाएंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर ऑफ, सॉरी, मीटर ऑफ मार्कर। तो फिर इसको 10⁻⁸ हो गया। इसको मार्कर की डेंसिटी 13.6 इंटू 10⁻³ क्योंकि हाइट इंटू ये है हाइट इंटू डेंसिटी इंटू जी लेना पड़ता है। तो 10 इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल में आ गया। तो ये आता है कितना, ये आता है 13.6 इंटू 10⁻⁴। ठीक है ना। तो इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अब वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको भी हम मीटर क्यूब में बदल देते हैं। हो गया ना। तो अब पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ से एन आ जाएगा पी वी बाई आर टी। तो टेम्परेचर आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो टी दिया है 0+273, तो 273 केल्विन, केल्विन दिया है। तो वैल्यू पुट कर देते हैं 13.6 इंटू 10⁻⁴ इंटू ये 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू है 8.31 इंटू 273। इसको हम कैलकुलेटर से करेंगे तो ये हो जाएगा, तो आता है 5.99। राफी इसको हम 6 ले सकते हैं, 6 × 10⁻⁻13। तो इतना मोल है। ठीक है ना। एक मोल में एवोगाड्रो नंबर का मॉलिक्यूल होता है। तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज n इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो 6 इंटू 10⁻⁻13 इंटू 61023 10⁻23 ये है एवोगाड्रो नंबर। तो करीब 3.6 के आसपास आएगा। इंटू 61023 आता है 3.61, 3.61 इंटू ये आता है 10⁻11। ठीक है। इसको तो हाँ 3.6 कर लिया तो एक जीरो भर गया। और 10⁻11, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना नंबर का मॉलिक्यूल रहेगा। यूज है नंबर। हाँ। ठीक है ना।
तो प्रेशर बहुत ही कम था। तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इसके करीब 10 टाइम, तो इसके आसपास ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम नंबर 9 में चले जाएंगे। ये सिमिलर टाइप का एक प्रॉब्लम है। इसमें दिया है द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस, दे दिया है जी। डेंसिटी ऑफ गैस दिया है 1.25 10⁻³ ग्राम पर सीसी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। ठीक है, तो डेंसिटी दे दिया है, इसी से हमको निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, देखो में हाँ, तो तो इसमें प्रॉब्लम नंबर 9, इसमें डेंसिटी दिया है 1.25 ग्राम पर सीसी। तो इसको हम केजी पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब डेंसिटी ग्राम पर सीसी में होता है, इसको चेंज करने के लिए केजी में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और इसको 10⁻⁶ से डिवाइड, नीचे डिवाइड करने से ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना केजी पर मीटर से। ठीक है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप देखो EV इक्वल टू N02। तो N का मतलब है मास ऑफ द गैस बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट इंटू R इंटू T। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर V को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, और M को इधर ले आते हैं तो M/V इंटू RT। तो ये तो हो जाता है डेंसिटी। हाँ, डायरेक्टली करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा हम लोग कर लेंगे। हाँ, ये जैसा चाहिए ऐसा हम लोग कर लेंगे। डायरेक्टली मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू दिस, ऐसा याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया 1.25, आर का वैल्यू 8121, टेम्परेचर 273, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया है और स्टैंडर्ड प्रेशर है 1.03 इंटू 10⁵। ठीक है, स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 1.03 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दिया है 1.25 1.25 into 8.31 into 273 divided by 1.0285 आता है 0.0275। तीस मात्रा केजी पर मोल। हाँ, एक मोल लेंगे तो इतना केजी आएगा, तो ये 27.5 ग्राम पर मोल, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, इतना ग्राम पर मोल, तो ग्राम लिखने से नहीं चलेगा, इसको पर मोल लिखना चाहिए। ठीक है, तो आप देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। चलो, हाँ, ये प्रॉब्लम नंबर 14। इसमें क्या दिया है, एवरेज एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इज 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोग मूव कराएंगे, तो उसका जितना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको ही। तो दिया हुआ है
1.6 × 19 जूल। इलेक्ट्रॉन का मास, सॉरी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू 1 वोल्ट। तो कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ द एयर। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दे दिया है जूल पर केल्विन। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जो R/N। ठीक है, R है गैस कांस्टेंट और उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करने से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाता है। तो बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है। इतना सा पेज इधर खाली है, मुझे लगता है तो इसमें हो जाएगा। तो ये है प्रॉब्लम नंबर 14। तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT। ओके, पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का इतना काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, ये तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो इतना होता है। तो अब तो T इक्वल टू क्या आएगा? T इक्वल टू आएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई 3 इंटू K। तो देखो, इंटू काइनेटिक एनर्जी दिया है 0.04 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल दिस मच 3 इंटू K दिया है 1.38 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो यही है। तो इससे आता है 309 केल्विन। तो केल्विन में आंसर छोड़ देते हैं, यही है इसका आंसर। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहेंगे तो दैट इज 36 केल्विन। ठीक है, और ये है 15। कंसीडर ए सैंपल ऑफ ऑक्सीजन at 300 डिग्री केल्विन। हाँ, ऑक्सीजन जिसका टेम्परेचर है 300 डिग्री केल्विन। फाइंड एवरेज टाइम टेकन by a molecule to travel the distance equal to the diameter of arc। इसका एक मॉलिक्यूल अगर आर्क के डायमीटर के बराबर डिस्टेंस जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो चाहे तो इससे क्या लगता है, इसका वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो इससे एवरेज वेलोसिटी को निकालना चाहिए। ठीक है ना, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, उसका डिडक्शन सिलेबस में है नहीं, याद रखना पड़ेगा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2r15। पहले भी एवरेज निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है √ऑफ 8RT/πm। ठीक है, तो इसमें 8 × 8.31। अच्छा, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन। 300 केल्विन डिवाइडेड बाय पाई, तो पाई है, और मास, ये तो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन है 32 ग्राम पर मोल, दैट इज 0.032 kg पर मोल। ठीक है, क्योंकि ये जो 8.31 ये एसआई यूनिट है, तो इसको एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसी से कितना आता है इसका हम अ, डिवाइड
5 सॉरी 445.4, तो हम 445 ले सकते हैं। फिर आता है 440 मीटर पर सेकंड। तो आप जाना कितना डिस्टेंस है, ए इक्वल टू वीटी। तो ए तो है 6400 किलोमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया इंटू 2। ये है रेडियस, 2 से मल्टीप्लाई करने से डिस्टेंस हो गया डिवाइडेड बाई ये है 445। ठीक है, तो इसका वैल्यू आता है और 28764, 28764 इतना सेकेंड रफली आता है 8 आवर। ठीक है, तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो 8 आवर लगा देंगे पूरा आपको। आपका जो डायमीटर है उसी उतना डिस्टेंस कवर करने में। अच्छा, ये एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 16 दिया है। फाइंड द एवरेज मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए हीलियम मॉलिक्यूल इन ए सैंपल ऑफ हीलियम गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एवरेज पूछा है, मास ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल दे दिया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी दे दिया। ठीक है, तो इसी से हमको निकलना पड़ेगा एवरेज लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इसमें दिया है टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब है 273 डिग्री केल्विन। और मास ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल दिया है 6164 10 टू द माइनस 27 kg। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया है 1.38 इंटू 10 टू द माइनस 23। सॉरी, ये माइनस क्यों है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो क्या है, हाँ, माइनस 23 इतना जूल पर केल्विन। तो तो एवरेज मोमेंटम चाहिए। ओके, एवरेज मोमेंटम, हाँ, 100। तो क्या करेंगे हम लोग, ये देखो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर होता है इक्वल टू C/2 RT। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 2 तो कट गया, तो इसको हम m² बाई एम इंटू 3 R2 ले लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा, ये तो एक मोल लेने से, ये सॉरी, ये 3 kT होगा, ये होगा 1 मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मोल नहीं है, 1 ग्राम मोल लेने से 8T होता। ये तो
V/2 kT आएगा, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल के लिए निकालना चाहिए। तो अगर 1 ग्राम मोल लेते तो ये 8T होता। तो ये हो जाता है m²v² m = 3 kT। तो m भी आता है √3 m k × t। ये √3 into मास दिया है 6.64 into 10⁻⁻27। k का वैल्यू है 1.38, 10⁻⁻23, 10 पर 273। तो इसको वैल्यू कितना आएगा? चलो 1.38 हाँ, 8.66 10⁻⁻24। ठीक है। मोमेंटम है kg मीटर पर सेकंड। ये होगा, या तो हम इसको न्यूटन सेकंड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 16। अब आता है प्रॉब्लम नंबर 21। हाँ, धीरे धीरे हम थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम की ओर चलेंगे। हाँ, तो एस्टिमेट द नंबर ऑफ कॉलिशन। हाँ, क्या दिया है? एस्टिमेट द नंबर ऑफ कॉलिशंस पर सेकेंड suffered by a molecule in a sample of hydrogen at STP. The mean free path, that is average distance covered by a molecule between successive collisions, that is जिसको हम लैम्डा कहते हैं, 1.38 into 10⁻⁻5 दिया है। हाँ, तो 10⁻⁻5। तो तो हाँ, अच्छा, STP इसका मतलब है ठीक है, लैम्डा दे दिया 5 सेंटीमीटर, तो हम मीटर में कन्वर्ट करके रखते हैं 1.38 10⁻⁻12 मीटर। अच्छा, तो इसके लिए पहले हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहिए। v एवरेज इक्वल टू √8 RT/5m। ठीक है, तो ये तो दिया था हाइड्रोजन। अच्छा, तो 8 into 8.31 टेम्परेचर 273 इसको भी दिया है। पाई हाइड्रोजन का होता है 2 ग्राम पर मोल, सो 0.002। ठीक है, इसका वैल्यू आता है 1699.56। इसका हम 1700 ले लेते हैं मीटर पर सेकंड।
तो बहुत ही अच्छा, दैट इज 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड, बहुत बढ़िया। अच्छा आप देखो, यदि नंबर का कॉलिशन पूछा है तो अब लैम्डा डिस्टेंस जाने में एक कॉलिशन होता है। हाँ, तो 1 सेकंड में ये तो भी डिस्टेंस जाता है, तो नंबर ऑफ कॉलिशन कितना होगा, भी बाई लैम्डा होगा। लैम्डा डिस्टेंस जाने में एक कॉलिशन, ठीक है। लैम्डा डिस्टेंस जाने में वन कॉलिशन, सो वन डिस्टेंस जाने में वन बाई लैम्डा, सो वी एवरेज डिस्टेंस जाने में वी एवरेज बाई लैम्डा। तो नंबर ऑफ कॉलिशन पर सेकेंड आ जाता है वी एवरेज बाई लैम्डा, ठीक है। तो 1700 आया है 1.38 इंटू 10⁻⁻7, तो ये आता है 1.23 10⁻10, सो आता है 1.23 इंटू 10⁻10 कॉलिशन पर सेकेंड, ठीक है। 1 सेकंड में इतना कॉलिशन होता है। आप आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 22। हाइड्रोजन गैस इज contained in a closed vessel at 1 atmospheric pressure. Okay, that is 100 kilopascal and 300 degree Kelvin. वो 100 लेते हैं, 1.03 नहीं लेते, शायद 1.031 होता है। अच्छा, तो कैलकुलेट द मीन स्पीड of the gas molecule, जो ही √8 Suppose the molecule strike the wall with this speed, making an average angle of 45 degree with it. How many molecules strike each square meter of the wall per second? ये वॉल में कितना मॉलिक्यूल पर सेकंड में कोलाइड कर रहा है, इतना प्रेशर क्रिएट करने के लिए यही पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं तो 22, इसमें प्रेशर दिया है 5 पास्कल, टेम्परेचर 300 केल्विन। तो पूछा है सबसे पहले वेलोसिटी, तो वी एवरेज वही फॉर्मूला है √8 RT बाई IM, ठीक है। तो √8 इंटू 8.31 इंटू 300 डिवाइडेड बाई आई इंटू, ये तो हाइड्रोजन तो 0.002 kg पर मोल, तो इसका वैल्यू आता है 8 इंटू 8.3 इंटू 300 डिवाइडेड बाई पाई डिवाइडेड बाई 2, इसका वैल्यू आता है 1781.6। तो इसको 1782 लेते हैं मीटर पर सेकंड। आप क्या पूछा है, ये प्रॉब्लम एसोनॉफिक क्वेश्चन ज्यादा आता है, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ है नहीं, तुमको निकाल कर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये है वाल, एक मॉलिक्यूल ऐसे आया, ठीक है, ऐसे चला गया, ठीक है। तो इसका ये जो एंगल है, ये एंगल है 45 डिग्री। तो ये है अगर भी, तो इस तरफ इसका कंपोनेंट होगा v बाई √2, ठीक है। cos 45 का वैल्यू
√2 आता है, इधर है v, और ये कंपोनेंट भी v/√2 हो गया। इधर जब जाता है तो इलास्टिक कॉलिशन होता है, तो इधर देखो इस तरफ वेलोसिटी सेम रह गया, इस तरफ वेलोसिटी v/√2 आ गई। अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं तो चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो इधर नेगेटिव है तो -mv/√2 माइनस ऑफ mv/√2, ठीक है। ये है इनिशियल और ये फाइनल, ये इनिशियल, तो -√2mv हो जाता है। तो अब इतना मोमेंटम चेंज होने में तो वॉल को मिलता है कितना, इतना ही मोमेंटम मिलता है। सो मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल, ओके, मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल, इतना ही आएगा, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, ये हो जाएगा √2mv, ठीक है। आप देखो, मान लो कि n है, लेट n इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलिशन, कॉलिशन या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल striking the wall per second, ओके, पर सेकंड, ऐसा अगर लेते हैं तो फोर्स कितना आएगा, देखो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, तो प्रेशर कितना था, प्रेशर था 10⁵ इंटू 1, इतना न्यूटन। अब फोर्स, ये अगर कॉलिशन को कंसीडर करेंगे तो फोर्स कितना आएगा, एक मॉलिक्यूल से इतना मोमेंटम मिलता है, तो एन मॉलिक्यूल से पर सेकेंड में एन इंटू √2mv, देखो इधर एक एन के अंदर एक पर सेकेंड है, तो मोमेंटम बाई टाइम हो जाता है फोर्स, ठीक है। तो अब एन इक्वल टू 8/√2mv, तो एक तो है 10⁵√2, और ये स्मॉल एन कैसे आएगा, इसको एन डिवाइडेड बाय कैपिटल एन करने से आ जाएगा, इंटू वी, ठीक है। ये देखो 10⁵ इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.023, मास ऑफ, ये तो हाइड्रोजन है, तो 0.002 इंटू वेलोसिटी आया 1782, तो इससे आता है 1.2 10⁻28 पर सेकंड, ओके। पर सेकंड में इतना सारे मॉलिक्यूल वॉल के ऊपर, वॉल के साथ कोलाइड करता है, इसलिए इतना फोर्स आता है, ओके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कौन सा है, 24, हाँ, अच्छा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में क्या कहा है, और
So oxygen is filled in a closed metal jar. वॉल्यूम दे दिया है 10⁻³ मीटर क्यूब एट ए प्रेशर भी दे दिया, टेम्परेचर भी दे दिया. jar has a small leak in it. The atmospheric pressure is this much and atmospheric temperature 300 Kelvin. अच्छा, एक कंटेनर में ऑक्सीजन है तो उसमें एक छेद है, छोटा सा होल है जहां से ऑक्सीजन बाहर आ सकता है, क्योंकि इसका प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, टेम्परेचर भी सराउंडिंग से ज्यादा है. तो बाहर का प्रेशर है थोड़ा कम 10⁵ पास्कल और टेम्परेचर भी 100 डिग्री कम है. फाइंड द मास ऑफ द गैस that leaks out by the time the pressure and temperature inside the jar equalize with the surrounding. इस अंदर का जो गैस है उसका टेम्परेचर जब 300 केल्विन आ जाएगा, प्रेशर भी बाहर की प्रेशर की तरफ 10⁵ पास्कल आएगा, तब तक कितना गैस ऑक्सीजन, कितना मास वहां से निकल गया, ठीक है, लीक होकर बाहर चला गया, लॉस हो गया. हाँ, वो तो 24 फोटो दिया है. हाँ, कंटेनर का वॉल्यूम, इसको हम ये मान लेते हैं 1.25 10⁻³ मीटर, ठीक है. सॉरी, ये 1.20 वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. कंटेनर is V1 10⁻³ मीटर. हाँ, तो और प्रेशर है, प्रेशर पास्कल, ठीक है. तो टेम्परेचर है 400 केल्विन. तो आप क्या किया, इसको कंटेनर में लीक है और सराउंडिंग प्रेशर इसको हम P2 कहते हैं, 10⁵ पास्कल, एंड टेम्परेचर है 300 केल्विन. तो इसका प्रेशर भी ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा है, गैस निकल कर जाएंगे, लेकिन कंटेनर का वॉल्यूम तो इतना ही रहेगा. तो हम प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, ये जो गैस है इसको अगर इस टेम्परेचर में लाया जाए तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा. तो जितना वॉल्यूम आएगा गैस एक्सपेंड होकर 300 डिग्री केल्विन और इतना प्रेशर में आ जाएगा. तो टेम्परेचर कम है और लेकिन प्रेशर बहुत ही कम है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा. कंटेनर तो सिर्फ इतना वॉल्यूम रख सकते हैं अपने पास, जो बाकी जो है वो निकल जाएगा, ठीक है ना. तो लेट V2 इक्वल टू टोटल वॉल्यूम. ओके, टोटल
volume of O2 at T2 T2, ठीक है। तो therefore हम लोग जानते हैं T2 V2 by T2 equal to T1 V1 by T1। तो हम तो निकालना चाहते हैं V2 equals to T1 by T2 into T2 by T1 into V1। तो P1 by P2 देखो 1.5 10⁵ तो कट जाएगा, तो ऐसा लिख दिया मैंने, रेशियो ले लिया। और P2 है 300, यह है 400, ठीक है, इंटू 1 इंटू 1 -3, ठीक है। तो ये कट गया, तो कितना आता है ये 1.125 इंटू 3 मीटर, कितना आता है। तो कंटेनर का साइज है तो 1, तो ये जो 0.125 इतना गैस टेम्परेचर T2 में, प्रेशर P2 एंड टेम्परेचर T2 इसमें निकल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर एट T2 escape equal to 1.125 -3 minus 10⁻⁻3, तो आता है 0.125 to 10⁻⁻3। तो इस गैस का मास निकलना चाहिए, इसको हम भी डैश लिखते हैं। तो अभी हमारा पास फॉर्मूला है T2 V2 डैश इक्वल टू m/m। ये नंबर ऑफ मोल की जगह m/m लिख दिया, RT, ठीक है, RT2। तो स्मॉल m कितना आएगा, T2 V2 डैश m डिवाइडेड बाय m में चला गया, RT2 नीचे आ जाएगा। तो P2 तो है 10⁵ V2 डैश अभी नीचे करके आया है 10⁻⁻3। ऑक्सीजन तो 0.002 O2 तो 32 ग्राम पर मोल, कितना kg पर मोल, डिवाइडेड बाय 8.31 इंटू 300 है टेम्परेचर। ये आता है 1.6 -4 kg, इसका मतलब है 0.16 ग्राम। ओके, ये आता है इसका आंसर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम है ना, हाँ हाँ, पहले तो सुना नहीं, अब हम इस प्रॉब्लम को करेंगे। क्या होगा? अरे भाई, गिर क्यों जाता है। हाँ, एक यार बाबू वाला प्रॉब्लम आयुष ने कभी पूछा था, इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो उस प्रॉब्लम को मैंने मार्क नहीं किया, लेकिन अभी, हाँ, अभी देख लिया। तो चलो बेटा, इस प्रॉब्लम को करते हैं। हाँ,
यस एक सर। एयर बबल, हाँ एक एयर बबल वाला प्रॉब्लम, एक पहले मैंने देखा नहीं, अभी देखा, तो चलो इस प्रॉब्लम को करते हैं। अच्छा, एन एयर बबल ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर इज फॉर्म एट द बॉटम ऑफ ए 3.3 मीटर डीप रिवर, ठीक है, 3.3 मीटर, डेप्थ ज्यादा नहीं है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बबल एज इट कम्स टू द सरफेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया और डेंसिटी ऑफ वाटर भी दे दिया। तो 3.3 मीटर नीचे था, उधर प्रेशर थोड़ा ज्यादा था, वॉल्यूम थोड़ा कम था। ऊपर आएगा तो एक्सपेंड करेगा, तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पूछा है इसका रेडियस पूछा है, तो ये पानी के अंदर इतना था, इधर आया थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसका रेडियस ले लेता हूँ R1, ये है R2, ठीक है। तो इधर पानी का डेप्थ है 3.3 मीटर, ठीक है। तो इधर प्रेशर कितना होगा, तो P1 ज्यादा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ ये भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये है प्रॉब्लम नंबर 25। P1 है, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया है 10⁵ पास्कल, 10⁵ 7, हाइट है 3.3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 इंटू जी का वैल्यू हम 10 लेते हैं, ये आता है कितना, 1.33 इंटू 10⁵, इतना पास्कल आ गया। हाँ, अब P2 ऊपर तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही आएगा, ठीक है ना। हाँ सर, और V1 है 4/3 पाई R1 क्यूब, V2 है 4/3 पाई R2 क्यूब, ठीक है। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो P1 1.33 10⁵ इंटू, इधर जगह नहीं है, इधर लिखता हूँ 1.33 10⁵ इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई R1 क्यूब इक्वल टू 10⁵ इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब, ठीक है। तो ये 4/3 पाई और ये कट गया, तो R2/R1 आता है क्यूब रूट ऑफ 1.33, ठीक है। तो यहाँ से R2 आता है क्यूब इक्वल टू 1.33 इंटू R1 क्यूब, ठीक है। तो R2 हो जाएगा 1.33, वो तो 1 था इंटू R1 था 2 मिलीमीटर, ठीक है। तो इसमें निकालते हैं 1.33 होल टू दी पावर 1/3, ये आता है 1.099 इंटू 2, यानी से 2.199, राफली 2.2 मिलीमीटर इसका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अ, फिर हम ये प्रॉब्लम करते हैं हीलियम का। 0.040 ग्राम of helium is kept in a closed container initially at 100 degrees centigrade. The container is now heated, ठीक है। Neglecting the expansion of the container
calculate the temperature at which internal energy is increased by 12 joule. ठीक है, हीलियम ये तो मोनोएटॉमिक गैस है और इसका रोटेशन वगैरह कुछ नहीं है, इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी है। तो इसका इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होगा C/2 nRT, ठीक है ना। इसमें जो एनर्जी है ट्रांसलेशनल, तो इसमें U आएगा 27। U का फॉर्मूला है C/2 nRT। तो n का मतलब है तो मास बाय C/2 मास बाय इंटू RT। तो चेंज, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये डेल्टा U इक्वल टू C/2 m/m, R तो कांस्टेंट है, डेल्टा T। अब डेल्टा T पूछा है कितना, तो 2 डेल्टा U इंटू m डिवाइडेड बाय 3m/r, ठीक है। तो ये दिया है 2, ये 12 जूल होना चाहिए, तो 12 मास ऑफ हीलियम दे दिया है 0.040 ग्राम, तो 0.04 इंटू 10⁻⁻², तो हम केजी में ले लिया। ओ सॉरी, ये तो मॉलिकुलर मास है, मॉलिकुलर मास तो हीलियम का 4 आता है, तो एक जीरो बढ़ा देने से ये मॉलिकुलर मास हो गई, ठीक है ना। क्योंकि ये 0.004, तो तब ये 10⁻³ नहीं आएगा, क्योंकि इसको तो हम 4 ग्राम है, 4 ग्राम को चेंज कर लिया तो 0.004 लिख दिया, ये तो नहीं आएगा। डिवाइडेड बाय 3 इंटू, एक ग्राम दिया था 0.04, 0.04 10⁻⁻, इसको केजी में लाना पड़ेगा, ये तो केजी में है, और नहीं तो हम ग्राम में भी ले सकते थे। इंटू आर है 8.31, ठीक है। इसको हम ऐसे भी सेपरेट कर सकते थे, तो 2 डेल्टा U बाई 3R n बाई स्मॉल है। ऐसा करने से यूनिट को चेंज नहीं करना पड़ता, क्योंकि रेशियो है, इसको भी ग्राम में इसको भी ग्राम में हम ले सकते हैं। तो 2 इंटू 12 बाई 3 इंटू 8.31, जो मास ये है 4 ग्राम और ये 0.04, ठीक है, 0.04 ग्राम। ऐसा कर सकते थे, ऐसा करने से इजी हो जाएगा। तो ए तो आता है 100, और इससे 4 आता है, तो 800 बाई 8.31, तो कितना होगा ये, 800, तो ये आता है 96.3, 96.3। ये देखो, इसको हम केल्विन में भी लिख सकते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर एक केल्विन में जितना आता है सेंटीग्रेड में भी ऐसा ही आता है। इसको केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर कितना है, तो पहले टेम्परेचर कितना था 100 डिग्री, और आप कितना आया, इतना इंक्रीज हो गया, तो 100 प्लस 96.3, 193, सॉरी 196.3 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर केल्विन, इसको केल्विन में लेने से इसको 100 डिग्री को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया 27 वाला प्रॉब्लम। अच्छा, इसके बाद एक प्रॉब्लम है
प्रॉब्लम नंबर 30। हाँ, ये फिजिक्स लोगों का बहुत फेवरेट प्रॉब्लम है। वर्टिकल सिलेंडर of height 100 centimeter contains air at a constant temperature. Constant temperature. The top is closed by a frictionless light piston. The atmospheric pressure is equal to 75 centimeter of mercury. Mercury is slowly poured over the piston. ठीक है ना? इसमें ऑक्सीजन एयर ले लिया, एयर के ऊपर हम धीरे धीरे मरकरी डालते हैं। तो mercury is slowly poured over the piston. Find the maximum height of mercury column that can be put on the piston. पिस्टन के ऊपर mercury कितना हम दे सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम कुछ ऐसा है। ये एक सिलेंडर, ठीक है ना, इधर एक तो क्लोज है, इसमें मान लो इतना mercury डाल दी। इससे ज्यादा mercury देने से क्या होगा, बाहर गिर जाएगा, ठीक है ना, बाहर चला जाएगा। तो इसका अंदर ये पूछा है कितना mercury हम दे सकते हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर ऑफ एच, तो ये आ जाएगा, टोटल 100 था, ये आएगा 100 माइनस 1 सेंटीमीटर ऑफ एयर। इसमें एयर है, तो ऊपर तो एटमॉस्फेयर प्रेशर दे रहा है पी नॉट, फिर एक्स ऐड हो जाता है, तो इससे जो गैस है ये प्रेशर दे रहा है पी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 30। तो पी इक्वल टू पी नॉट प्लस एक्स, ठीक है, पी नॉट दे दिया 75 सेंटीमीटर मार्कर, तो इतना सेंटीमीटर अवेज चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, बोथ साइड में आएगा, कट जाएगा। तो इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर का कितना, P1, ये था P नॉट के बराबर, दैट इज 75 सेंटीमीटर अवेज। ठीक है, और ये तो है फाइनल प्रेशर। अच्छा, इसको हम P2 लिखने से अच्छा होगा, चलो P2 कर देते हैं, P2। और V1 कितना था, पूरा 100 सेंटीमीटर का एयर था, तो 100 इंटू इसका क्रॉस सेक्शन अगर स्मॉल ए है, ये एरिया अगर ए है तो 100 ए, और V2 देखो 100 माइनस एक्स इंटू ए। ठीक है, तो इधर टेम्परेचर कांस्टेंट रहने से हम लोग बॉयल्स लॉ ले सकते हैं, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। सो V1 V1 P2 V2। सो P1 है 75, V1 है 100 इंटू ए, P2 है 75 प्लस एक्स इंटू V2 है 100 माइनस एक्स इंटू ए। तो ए तो कट गया, इधर आ गया 7500, इधर 7500 माइनस 75 एक्स प्लस 100 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कट गया, अच्छा हुआ। तो इधर एक्स स्क्वायर और उधर 25, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 एक्स आता है। इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है जब मरकरी एकदम इधर चला गया। तो एक्स यार नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। जितना मरकरी हम डाल सकते हैं, इससे ज्यादा डालने की कोशिश करेंगे तो मरकरी बाहर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा पानी, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। आप देखते हैं। Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम।
सॉरी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम 33 है। ये भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। हाँ, एग्जाम में बहुत आता है। Uniform tube closed at one end contains a fillet of mercury 10 centimeter long. एक ट्यूब बहुत रेडियस छोटा है, कम है। तो when the tube is kept vertically with the closed end upward, closed end ऊपर की तरफ, length of air column trapped is 20 centimeter. Find the length of air column trapped when the tube is inverted, so that the closed end goes down. Atmospheric pressure 75 centimeter of mercury. प्रॉब्लम इजी है, लेकिन ये टीचर लोगों का फेवरेट प्रॉब्लम है। तो तो पहले ऐसा था, इतना मार्करी, एक मार्करी शेड है, लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इधर 20 सेंटीमीटर एयर है। ठीक है, इसका एरिया ले लेते हैं स्मॉल। तब इसको हम क्या करते हैं, इसको उल्टा देते हैं, उल्टा कर देते हैं, क्लोज नीचे आ गया। और ये इससे थीन है, मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं हुआ इसलिए बहुत ठीक दिखाई दे रहा है, ये बहुत थीन है, ठीक है ना। तो इसमें मार्कर इतना है 10 सेंटीमीटर। अब ये एयर का ऊपर प्रेशर बढ़ गया तो ये 20 से कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब पी नॉट दे दिया है 75 सेंटीमीटर ऑफ एच सी। तो हम लोग P1 B1 कर दो, P2 B2 करेंगे। तो इधर देखो बेटा, ये ऊपर से जो प्रेशर दे रहा है, इसका अंदर जो एयर है वो P1 दे रहा है, और इधर ये देखो P2 मार्कर के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में दे रहा है। तो अब नीचे से एयर इसका ऊपर पी नॉट प्रेशर दे रहा है। तो यहाँ क्या होता है, मार्कर तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर देता है। तो P1 प्लस 10 इक्वल टू पी नॉट। तो P1 कितना आता है, पी नॉट माइनस 10, पी नॉट का 75 माइनस 10, ये हो गया 65 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। अच्छा इधर देखो, इधर से पी नॉट, एटमोस्फियर पी नॉट प्रेशर देता है, उसके साथ ये भी डाउनवर्ड, तो टोटल डाउनवर्ड प्रेशर इक्वल टू अपवर्ड प्रेशर। तो पी नॉट प्लस 10 दैट इज 85, 75 प्लस 10, 85 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है, तो आप फॉर्मूला तो है, इधर V1 है 20A, V2 है x इंटू ए। सो P1 V1 इक्वल टू P2 V2। सो P1 है 65 इंटू 20 इक्वल टू P2 है 85 इंटू एक्स इंटू ए। इधर भी ए होना चाहिए, ए इक्वल टू, हाँ, तो ए कट जाएगा।
तो एक आ गया 65 × 25 85, ठीक है, 17, तो 265 17 कितना आता है? 15.3 आता है, क्या? तो ये हो गया 15.3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है। अच्छा, इसके बाद प्रॉब्लम देखने में खतरनाक है नहीं एकदम टाफ। अच्छा, 34, a glass tube, हाँ, sealed at both ends is 100 centimeter long. It lies horizontally with the middle 10 centimeter containing marker. 10 centimeter marker ही है, इधर 45 उधर 45 रह गया. The two ends of the tube contain air at 27 degree centigrade at pressure 76 centimeter marker. The air column on one side is maintained at 0 degree and other side is maintained at 127 degree. 127 वाला जो है उसका लेंथ ज्यादा होगा क्योंकि उसका प्रेशर ज्यादा है. Calculate the length of air column on the cooler side. Neglect the changes in the volume of mercury and of the glass. हाँ, तो ये एक क्या कहा है कि आ, the pressure of the soap, then one is voting. हाँ, तो हाँ 34. पहले दो साइड में 45 करके सेंटीमीटर करके या था. आप एक साइड में 0 और हाँ, पहले ऐसा था कि अगर 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर एक दी, और इधर था 45 सेंटीमीटर, इधर भी 45 सेंटीमीटर. तो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सेम था, ठीक है ना. तो बाद में क्या किया कि इसमें देखो, इसमें जितना गैस मॉलिक्यूल है इधर भी उतना ही होगा, ठीक है. पहले टी था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, आप क्या किया, इसको राइट साइड का टेम्परेचर बढ़ा दिया, लेफ्ट साइड को कम कर दिया. तो इधर क्या होगा, इसका लेंथ थोड़ा ज्यादा होगा और इसका हम एक्स ले लेते हैं. तो ये टोटल तो 100 है, इसमें 10 माइनस करके 90 मिलता है. ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, माइनस एक्स. तो अब इधर प्रेशर तो बढ़ जाएगा, लेकिन दो साइड का प्रेशर सेम होना चाहिए, ठीक है ना. इधर P1 है, वॉल्यूम को वॉल्यूम नहीं लिखते हैं, टेम्परेचर है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, और इधर है प्रेशर P1 और 27 डिग्री, 27 नहीं, अच्छा 273 केल्विन कर देते हैं.
27 प्लस 273 400 केल्विन। ठीक है, ये 0 डिग्री और इधर 127। प्रेशर तो सेम होगा, नहीं तो मरकरी इधर उधर मूव करेगा। तो आप देखो, इस इधर जितना मॉलिक्यूल था इधर भी उतना ही मॉलिक्यूल है। तो N1 सेम, इसमें क्या है, पीवी बाई आर टी। तो P1 V1 V1 है इसका x इंटू ए, एरिया मान लो ए है, डिवाइडेड बाई आर इंटू टेम्परेचर है 273। और इधर है प्रेशर तो सेम ही है, 90 माइनस एक्स इंटू ए और वॉल्यूम और आर इंटू 400। ठीक है, ये देखो ए P1 कट जाएगा, अभी मैं कट नहीं रहा हूँ क्योंकि इधर एन है। ऐसा जब कुछ सब्जेक्ट रहता है तो इसको हम कट नहीं सकते। फिर भी ये देखेंगे तो P1 और एक्स कट जाएगा, आर भी चला जाएगा। तो 400/273 इंटू एक्स, 400 इधर लाया तो इधर रह गया 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो इस एक्स को इधर लाने से 673/400 एक्स इक्वल टू 90 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 400 इंटू 90, सॉरी ये तो 273 होगा, 273, हाँ 273 था, ना 1 किया तो ये 273 273 ठीक है इंटू 90/673। तो ये आएगा, जब दिख रहे थे टाइम खत्म हो गया था, ये तो सिर्फ 36.5। Yes, sir. हाँ, यही है आंसर। हाँ, तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम, एन आइडियल गैस इज ट्रैप्ड बिटवीन a mercury column and the closed end of a narrow vertical tube of uniform base containing the column. ठीक है, the upper end of the tube is open to the atmosphere. Atmospheric pressure equals 76. The length of the mercury column and the trapped air column is 20 and 43 centimeter. What will be the length of the air column when the tube is tilted slowly in a vertical plane to an angle of 60 degrees, assuming the temperature to remain constant? ठीक है ना, तो वही एक एयर को ट्रैप किया और क्या किया, एयर को ट्रैप किया और हाँ, और इसको थोड़ा टिल्ट किया। ठीक है ना, तो काफी इजी है, ये 60 डिग्री को कैसे संभालना चाहिए, इसीलिए इस प्रॉब्लम को मैंने लिया। ठीक है, 60 डिग्री को क्या करें। हाँ, तो थर्टी थ्री हो गया, 34 हो गया, 35। हाँ, तो ऐसा था कुछ, सीधा नहीं हुआ। आ, ये है 20 सेंटीमीटर। हाँ, 80। ठीक है, तो इसको थोड़ा टिल्ट किया, टिल्ट करने से कुछ ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इसका क्रॉस सेक्शन बहुत थिन है,
लेकिन मेरा ड्राइंग अगर ठीक होने से मार्करी का लेवल ऐसा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, लेकिन ठीक है तो मार्करी का लेवल ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ही रह जाएगा। तो आप देखो, ये जो एंगल है ये है 60 डिग्री, ठीक है। तो अब ये लेंथ कितना आएगा, ये तो 60 डिग्री है, तो ये लेंथ आएगा 20 cos 60 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, इसमें एटमोस्फियर ऐसे प्रेशर दे रहा है, फिर 20 सेंटीमीटर, और इधर गैस का प्रेशर है P2, मान लो लेंथ है x, तो एटमोस्फियर ऐसा प्रेशर दे रहा है, तो P0 दे दिया है 36 सेंटीमीटर। और इधर देखो P1 कितना आएगा, P1 होगा 76 प्लस 20, दैट इज 96 सेंटीमीटर और Hg, ठीक है। ये P0 प्लस ये मार्करी का प्रेशर, और ये P0 प्लस इसका हाइट, वर्टिकल हाइट से प्रेशर आता है, तो ये P2 कितना होगा, 76 प्लस 10 आ जाएगा, तो 86 सेंटीमीटर और Hg। तो कब से कोई, अच्छा इसका ये जो लेंथ दिया था ये था 43 सेंटीमीटर, 43 दिया था, मालूम नहीं। हाँ, तो P2 इक्वल टू V1 तो P2 तो है 76 इंटू एक्स, ए है क्रॉस सेक्शन, अच्छा P1 है, सॉरी 86 था, 86 फिलिंग मिस्टेक इससे खाली हो गया। अच्छा ये 96 है इंटू 96 इंटू, हाँ 43A, ऐसा कुछ है। तो एक्स इक्वल टू आएगा 96 इंटू 43 डिवाइडेड बाई 86, और अच्छा किया बाई 2 आ गया, तो 48 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसमें से वो 60 को क्या करेंगे, इसीलिए इस प्रॉब्लम को ले ली, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद 36 वाला प्रॉब्लम करेंगे, देखने में बहुत डराने वाला है। हाँ, ये है 36, shows a cylindrical tube of length 30 centimeter which is partitioned by a tight fitting separator। ये सेपरेटर बहुत टाइट फिटिंग है, लेकिन इसमें फ्रिक्शन है नहीं है, इसलिए इसको हम इधर उधर कर सकते हैं। टाइट फिटिंग होने का मतलब है ये एयर को इस साइड से इस साइड नहीं जाने देंगे, और फ्रिक्शन नहीं रहेंगे तो अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 होगा तो ये जितना भी लोड बढ़ा दो इसको हम हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हैं। तो the cylindrical tube 30 centimeter which is partitioned by a tight fitting separator, the separator is very weakly conducting, हाँ धीरे धीरे ये कंडक्ट करता है, हीट को इधर से उधर जाने देता है, एंड कैन फ्रीली स्लाइड along that, फ्रीली साइड टाइट फिटिंग होने से लगता है ये भाई फ्रीली क्यों स्लाइड करेगा, हाँ अगर फ्रिक्शन 0 है तो करेगा, जितना भी टाइट कर दो फ्रिक्शन 0 होने से वो मूव करेगा इजीली। अच्छा, ideal gases are filled in the two parts of the vessel. In the beginning, the temperature in the parts A and B are 400 and 100 Kelvin. दे दिया, the separator slides to a momentary equilibrium position.
shown in this in the figure. हाँ, सेपरेटर ऐसा पोजीशन में है कि इधर 20 उधर 10 है, ठीक है। फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द सेपरेटर रीच आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। इसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड का टेम्परेचर देखो ज्यादा है, तो यहाँ से हीट धीरे धीरे इधर चला जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर घटेगा, और टेम्परेचर इधर बढ़ेगा तो इसका प्रेशर बढ़ेगा, इधर देखो टेम्परेचर डिक्रीज होने से इसका प्रेशर घटेगा, कम होगा, तो इधर प्रेशर बढ़ता है, इधर प्रेशर डिक्रीज करता है, तो सेपरेटर मूव विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है ना। तो 36 पहले ऐसा था कि इधर है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, आफ्टर इधर प्रेशर है मान लो P1, टेम्परेचर है 100 केल्विन, हाँ, और इधर प्रेशर है, प्रेशर तो सेम होना चाहिए, नहीं तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। अब क्या होगा, आप सेपरेटर कुछ लेफ्ट की तरफ चले जाओगे, तो मान लो इधर आ गया, ये हो गया एक, प्रेशर आप P2, टेम्परेचर T2। अच्छा, ये तो हो गया 30 - x होना चाहिए। अब प्रेशर तो सेम होगा, P2 टेम्परेचर भी सेम हो गया, क्योंकि ये यहाँ से हीट इधर फ्लो कर गया, तो दो साइड का प्रेशर एंड टेम्परेचर सेम होगा। तो आप देखो, इसको लेता हूँ ए पार्ट और इसको बी, नहीं, मोहम्मद सर ने ये भी दिया है, तो इसमें जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल था पहले, बाद में भी उतना ही रहेगा। तो इसका ग्राम मोल लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, Na होगा PV/RT, ठीक है। तो प्रेशर है अभी इसका P1, वॉल्यूम है 20A/R इंटू 400, ठीक है। और बाद में जब ऐसा हो गया तब P2 इंटू XA/R इंटू T, ठीक है। T नहीं, इसको हम T2 ले लिया, T2। अच्छा, डी पार्ट में देखो, पहले कितना था, P1 इंटू 10A/R इंटू 100, ठीक है ना। अब हो गया P2 इंटू 30 - x इंटू A डिवाइडेड बाय R इंटू T2। अच्छा, आप देखो, हम लोग को क्या चाहिए, X चाहिए, ठीक है ना। तो इधर जो है P2/R T2, इधर देखो P2/R T2, तो यहाँ से अगर हम A को कट देंगे तो X को इधर ला जाएगा, X को इधर लाओ तो आ जाएगा P2/R T2। वो जो वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, तो इसी से हम लोग को क्या मिलता है, देखो P2/R T2, हाँ, इक्वल टू X उधर चला जाएगा, A कट जाएगा, तो P1 इंटू A तो कट गया, 20/ये हो गया, चलो 20 रखते हैं, नहीं तो मेरा से हो जाएगा, तो सिर्फ X इधर आएगा, R इंटू 400X, ठीक है। तो यहाँ से P1 A तो कट गया, इंटू 10/100 R इंटू 100 इक्वल टू P2/R T2 हमने निकाल लिया, P1 इंटू 20/R इंटू 400X, ठीक है। अब हम कैंसिल करते हैं, पहले कैंसिल क्यों नहीं किया,
और सीलिंग को हो जाएगा, इसलिए नहीं किया। तो आप करते हैं, इसको करने को 20 आएगा, V1 कर दिया, R भी कर दिया। अच्छा, एक 30 माइनस एक्स कहाँ था, इधर P2/R, P2 का वैल्यू लिख दिया, P1 इंटू 20/R इंटू, ये 30 माइनस एक्स लिखना भूल गया, तो ये 30 माइनस एक्स इधर रह गया। तो इधर आता है 20, तो ये कर, तो इधर आता है 2x, 2x इक्वल टू 30 माइनस एक्स आ गया। तो यहाँ से 2x इक्वल टू 30, तो एक्स आ गया 10 सेंटीमीटर। तो उल्टा हो गया, इधर 20 इधर 10 था, अब इधर 10 इधर 20 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, इजी था प्रॉब्लम, सिर्फ समझना चाहिए कि कैसे करता करूंगा। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, फिर भी मैंने उसको ले लिया, क्योंकि देख के बच्चे लोग डर जाएगा, भाई ये क्या प्रॉब्लम है, क्या करेंगे, इसीलिए उस प्रॉब्लम को मैंने चुना है। तो ये प्रॉब्लम है 38, 37, हाँ। ये देखो, एक इक्वेशन दे दिया, देखने में भयंकर लगता है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगो के प्रोसेस पी इधर फीचर है, तो वेयर पी नॉट बी नॉट आर कांस्टेंट। ठीक है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन बी इक्वल टू वी नॉट। कुछ है नहीं इधर, हाँ। तो पूछा है फाइंड द टेम्परेचर, हाँ, व्हेन भी इक्वल टू वी नॉट। तो दिखने में बहुत खतरनाक है, लेकिन प्रॉब्लम इजी है। अच्छा, ये है प्रॉब्लम नंबर 38, दिया था P इक्वल टू वी नॉट बाय 1 प्लस V/V नॉट होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम V से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो P नॉट V बाई 1 प्लस V/V नॉट होल स्क्वायर। नाउ फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, N दिया है 1, तो P भी इक्वल टू क्या होगा, 80 होगा, 80 इक्वल टू P नॉट V बाई 1 प्लस V/V नॉट होल स्क्वायर। आप दिया है, जब V इक्वल टू V नॉट होगा तब क्या होगा, तब टेम्परेचर कितना होगा, हाँ। नाउ V इक्वल टू V नॉट, तो 80 इक्वल टू क्या होगा, V नॉट बाय 1 प्लस, देखो ये कितना होगा, ये 1 स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो V नॉट बाय 2 आ गया। तो T इक्वल टू V नॉट बाय 2R, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, ये कुछ है नहीं प्रॉब्लम में, लेकिन देखने में लगता है बहुत कुछ है इसमें। आज नेक्स्ट प्रॉब्लम 39, ये भी देखने में लगता है क्या दिया है, इसमें भी कुछ है नहीं। So that the internal energy of the air treated as an ideal gas contained in a room remains constant as the temperature changes between day and night. Assume that atmospheric pressure around remains constant and the air in the room maintains this pressure by communicating with the surrounding through the windows, doors, etc. हाँ, बाहर का टेम्परेचर चेंज होने से उसका वो क्या हो गया, वो गैस एक्सपांड कर गया, बाहर का टेम्परेचर मान लो डिक्रीज हो गया, तो घर में जितना एयर है उसका भी टेम्परेचर डिक्रीज होने से वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहेंगे, तो बाहर से एयर घर के अंदर चलाएगा, प्रेशर सेम रहेगा। ठीक है ना, अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो घर का भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा,
तो घर का जो एयर है वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वो कुछ बाहर चला जाएगा। तो ऐसा है कि घर के अंदर प्रेशर कांस्टेंट है और घर का वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है, ठीक है ना। तो आपको चाहे इसका इंटरनल एनर्जी कुछ चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लेकिन जब मास ऑफ गैस ए भी तो चेंज हो रहा है, तो इसलिए क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। इसको प्रूव करना है। एक लाइन का प्रॉब्लम है, देखो हम लोग जानते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ एआर में क्या होता है 5/2 nRT, ठीक है। ये एआर तो डायटोमिक गैस है, इसका 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है, तो टोटल 5। तो ये इधर 5/2 आ जाता है। तो एक मोल के लिए हाफ RT पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो इधर तो 5 है, तो हाफ इंटू 5RT इंटू एन है इसका नंबर ऑफ मोल्स, तो 5/2 हो गया 3। अब देखो प्रेशर दिया है कांस्टेंट, ठीक है ना। प्रेशर जैसे बाहर का प्रेशर दिया है कांस्टेंट और घर का वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है, तो ये भी है ना कांस्टेंट। इसको प्रूव करने के लिए दिया था, ठीक है। तो एज P and V both are constant, therefore U equal to constant, ठीक है, प्रूव हो गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्रॉब्लम है। हाँ, ये 43 है और 44 दो प्रॉब्लम करना पड़ेगा। इसके बाद जो प्रॉब्लम है वो अभी सिलेबस से आउट हो गया, तो ये 43 सबसे पहले देखते हैं। An ideal gas is kept in a long cylindrical vessel fitted with pressurized piston of cross-section area 10 centimeter square, weight 1 kg. अच्छा, अब the vessel itself is kept in a big chamber containing air at atmospheric pressure 100 kilopascal. Length of the gas 20 centimeter. So if the chamber is now completely evacuated, अच्छा यहाँ से बाहर अगर एयर को निकाला जाए तो क्या रह जाएगा, इधर जो गैस है इसका ऊपर ये जो पिस्टन, इसका वेट है 1 kg। सर ये जितना प्रेशर क्रिएट करता है वही प्रेशर करेगा, और बाहर का जो एटमोस्फियर है वो तो नहीं है, ठीक है ना। तो 43, तो ए दिया है एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है। और मास दिया है 1 kg। सो प्रेशर P2 लेते हैं, ये है 1 × 10, एक्चुअली mg, हाँ mg/a, तो ये है 1 × 10/10⁻³ तो 10⁴ पास्कल, ठीक है। और जब एयर अंदर था तो कितना प्रेशर था, P0 प्लस ये P2 था, तो 10⁵ प्लस 10⁴ हो जाता है 1.1 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो ये था इनिशियल प्रेशर गैस का, क्योंकि 1 kg के लिए प्रेशर और बाहर जो एटमोस्फियर दोनों का मिलकर इतना प्रेशर आता है, और बाद में से 1 kg वाला रह गया। तो P2 V2 इक्वल टू P1 V1। तो P2 है अभी सब 10⁴, V2 निकलना चाहिए X इंटू एरिया, ठीक है। एरिया कितना था 10⁻³
अच्छा V2 है, P1 है इतना 1.1 इंटू 10⁵ इंटू लेंथ था 20 सेंटीमीटर दिया था, 20 सेंटीमीटर का मतलब 0.2 इंटू एरिया तो सेम है, ये तो कट जाएगा। तो अच्छा इससे करने से ये 10 रह गया, तो 11 इंटू 0.2, सो x इक्वल टू 2.2, 2.2, लेकिन ये मीटर में है, हाँ, तो 220 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले टोटल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ये जो 1 kg वाला इसका वेट, ये जो प्रेशर क्रिएट करता है, ये दोनों का प्रेशर मिलके गैस का प्रेशर हुआ था। तो अब जब बाहर में एयर को निकाला गया तो सिर्फ 1 kg के लिए जितना प्रेशर उतना ही प्रेशर है गैस के ऊपर। ठीक है ना, और कुछ है नहीं। अच्छा चलो, आज का लास्ट प्रॉब्लम थर्मोडायनेमिक्स आज हम स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि टाइम तो नहीं बचा। लास्ट प्रॉब्लम, लेकिन जो जो प्रॉब्लम मैंने सिलेक्ट किया अच्छा हुआ कि सब हो गया, तो नेक्स्ट डे हम लोग आराम से थर्मोडायनेमिक्स कर सकेंगे। अच्छा, आइडियल गैस kept in a long cylinder fitted with a frictionless piston of cross-sectional area 10 centimeter square, weight 1 kg. The length of the gas column in the vessel is 20 centimeter, atmospheric pressure 100 kilopascal. The vessel is now taken into a spaceship revolving around the Earth as a satellite. The air pressure in the spaceship is maintained at 100 kilopascal. Find the length of the gas column in the cylinder. अब क्या हुआ, सेम प्रॉब्लम दिया है, और पहले क्या था, उसको एयर निकाल दिया। अब क्या है, उसको सैटेलाइट में ले गया, तो सैटेलाइट में लेने से क्या होगा, वो जो 1 kg मास है उसका उसके लिए कोई फोर्स नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि वो तो वेटलेसनेस कंडीशन में है। तो पहले प्रेशर था 10⁵ प्लस mg/a, तो 10⁵ प्लस वही 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻⁻4, तो यह आ जाता है 1.1 10⁵ पास्कल। ठीक है, पहले जो ऐसा प्रॉब्लम था वही। अब इसको लेकर गया हम सैटेलाइट में, जिसके अंदर इतना प्रेशर है, लेकिन इसका वेट तो वेटलेसनेस कंडीशन में है, तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो P2 हो गया 10⁵ पास्कल। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम V1 है 20A। ठीक है, ए दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, और V2 मान लो लेंथ होगा L2 इंटू ए, क्योंकि लेंथ पूछा है। तो आप P2 V2 इक्वल टू P1 V1, तो P2 का मतलब है 10⁵ इंटू L2 A इक्वल टू P1 है 1.1 10⁵ इंटू 20A। फिर A कट गया, ये भी कट गया, तो L2 आ गया 22, ये सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि ये जो 20 है इसका यूनिट था सेंटीमीटर, इसको हमने चेंज नहीं किया। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं किया, तो इसलिए L2 आएगा सेंटीमीटर में, तो 22 सेंटीमीटर इसका आंसर है। तो आज इतना ही, 10 मिनट बाकी है, तो अब हम स्टार्ट नहीं करेंगे। 10 मिनट में थर्मोडायनेमिक्स क्या समझाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अच्छा किसी का कुछ पूछना है? किसी का सर भी कुछ थोड़ा सा पूछना और नहीं है? प्रॉब्लम वो आप करा देना। कौन सा प्रॉब्लम? नहीं, केटीजी का, जैसे कि वो जेई एडवांस्ड वाला प्रॉब्लम, उसके पीवाई क्यू आप
वो या तो सेंड कर देना। अच्छा अच्छा, ये तो मैं वर्मा का जितना प्रॉब्लम था कर लिया, ठीक है। तो आप और प्रॉब्लम, इसमें और कोई प्रॉब्लम उतना टफ तो नहीं है। तो मैं देखूंगा कि केटी जी का आ, कुछ प्रॉब्लम मैं सेंड कर दूंगा व्हाट्सअप करके। हाँ, यस। तो तुम लोग तुम उसको करने की कोशिश करोगे, और जहाँ तुम अटक जाओगे मुझको लिखोगे व्हाट्सएप में, तो मैं कर दूंगा, ठीक है। तो एक ठीक है, मैं इधर उधर से देखूंगा कि कहाँ पर अच्छा प्रॉब्लम है। पहले तो बेसिक सीखना चाहिए था, मैं तो बेसिक पर जोर देता हूँ। इस बार जो सीबीएसई का फिजिक्स क्वेश्चन आया है ना, 12 का, वो जो लोग बेसिक जानते हैं, जिसका नॉलेज क्लियर है, हाँ, जो रट्टा मार के नहीं किया, समझ समझ के किया है, वही लोग कर सकेगा। और जो लोग प्रॉब्लम देखते ही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है ऐसा सोचते हैं, उसी से नहीं होगा, ठीक है। तो मैं तो बेस के ऊपर जोर देता हूँ, तो फिर भी मैं कुछ प्रॉब्लम सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स का ही होगा, तो आयुष, यस सर। तो नेक्स्ट क्लास मैं थर्मोडायनेमिक्स में ही ले लूंगा, और स्पेशली तुम्हारे लिए कुछ अच्छा प्रॉब्लम, हाँ, मैं भेज दूंगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो ओके। तुम हमको व्हाट्सअप करोगे, और बाकी बच्चे भी देख कर कर सकते हैं, जो मैं कर दूंगा, ठीक है। ओके। जी सर। ओ, तो ठीक है, आज का क्लास तो एंड करने से चलेगा। तो आज का क्लास यहीं पर